वेलकम डियर ऑल। आज का ये वीडियो लेक्चर इज टोटली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके बारे में हम जानेंगे। ये जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह के क्वेश्चंस को लेंगे और लास्ट में जब पूरे वीडियो को आप देख लेंगे तो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए मैंने अवेलेबल कराए कुछ क्वेश्चंस, वो आप प्रैक्टिस के तौर पर उनको कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो जानने से पहले हमें एक चीज़ बेहद जानना ज़रूरी है, वो है एरिया। तो एरिया हम लोगों ने निकाला हुआ है कि स्क्वायर का ये जो स्क्वायर या रेक्टेंगल है इसका एरिया, जो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर लेते हो आप, जो सर्कुलर है इसका एरिया आप लगा देते हो पाई आर स्क्वायर। लेकिन क्या कभी आपने जाना है एरिया क्वांटिटी कौन सी है, स्केलर या वेक्टर है? तो आपको ध्यान रखना है कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो डेफिनेटली जो मैग्नीट्यूड है उसके साथ साथ इसमें कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होनी चाहिए एरिया की। तो एरिया की जरा इस फिगर को देखो आप, इसका जो एरिया है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो डायरेक्शन होती है ना एरिया वेक्टर की, वो बिल्कुल ये जो एरिया है इसके 90 डिग्री पर लाइन खींच दीजिए इस तरह से। तो ये डायरेक्शन एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये यहाँ एन कैप लिख रहा है ना, ये एन कैप का मतलब नॉर्मल है जो इसके नॉर्मल। तो इसके 90 डिग्री के ऊपर लाइन खींचेंगे तो ये एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। इधर देखो, इसमें जो ये रेक्टेंगुलर या स्क्वायर हमने प्लेन सरफेस ली हुई है, इसका एरिया आप निकाल देंगे। अगर रेक्टेंगल है लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके एरिया, अब उसका भी तो वेक्टर लगाना है। तो इसका वेक्टर किधर आएगा, इस प्लेन के बिल्कुल 90 डिग्री की लाइन खींचिए। बिल्कुल आप कहीं से भी खींच सकते थे, इसमें मैंने सेंटर से खींची हुई है। इस लाइन को अगर आप 90 डिग्री पर खींचते हैं तो देखो ये जो एरो जा रहा है और यहाँ आपको नज़र आ रहा है एन कैप। ये एन कैप रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये एन कैप रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। तो एरिया वेक्टर जो है ds वेक्टर, इसको हम ds वेक्टर लगा दिया है। तो ds यहाँ पे मैग्नीट्यूड है और यहाँ एन कैप हमने इसकी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करा के लिख दिया है। तो ध्यान रखें कि एरिया ऑफ ए प्लेन सरफेस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ऑलवेज ध्यान रखना है कि जो एरिया होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस। पहला काम अगर हमने एरिया के बारे में नॉलेज ले ली है तो दूसरा हमारा जो आता है काम वो ये आता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है। तो देखिए डेफिनेशन को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस। अब इस डेफिनेशन को थोड़ा सा हमें समझना है। इसमें ये जो वर्ड है नॉर्मली बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो इस डायग्राम को देखो जरा, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस। सबसे पहली बात तो ये होगी कि फ्लक्स जो है वो सरफेस से लिंक्ड होंगी। लिंक्ड का मतलब समझ लीजिए, लिंक्ड का मतलब है कि सरफेस से पास होंगी, सरफेस से निकल के जाएंगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये देखो यहाँ पर राइट हैंड पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के जा रही हैं। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं सरफेस से निकल के जाएंगी वो जो है रिप्रेजेंट करेंगी फ्लक्स को। तो दिस इज फ्लक्स। अब यहाँ पर जो दूसरा वर्ड है उस पर फोकस करिए, पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस। इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से एक सरफेस बनाता हूँ, दिस इज सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अब इंक्लाइंड डालते हैं इस तरह से। ये सपोज इस तरह से इंक्लाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इसमें। अब यहाँ से जब ये आ रही हैं तो डेफिनेटली ये इस तरह से निकल के जाएगी। अब ये जो इस तरह से निकल के जाएंगी, जरा इसका एरिया वेक्टर देखो, इस सरफेस का एरिया वेक्टर। अब इस पर बिल्कुल इस तरह से लाइन खींचेंगे 90 डिग्री की लाइन इस सरफेस पर। ये सरफेस है, इस पर 90 डिग्री की लाइन। तो जैसे ही इस पर 90 डिग्री की लाइन हमने इस पर ड्रॉ की तो हमें ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मली थ्रू द सरफेस का क्या मतलब है। यहाँ नॉर्मली थ्रू द सरफेस का मतलब ये हो गया कि ये जो लाइन है, कोई भी एक ले लेते हैं, सपोज इसको ले लेते हैं, इसको इस तरह से निकलना था। ये डेफिनेटली ये क्या है, ई है। लेकिन अब नॉर्मली का मतलब क्या हो गया कि इसका इधर की तरफ कंपोनेंट, ये मान लो सपोज करो थीटा एंगल पर थी, तो इसका इस डायरेक्शन में जो नॉर्मल की जो डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो कंपोनेंट कितना होगा, ई कॉस थीटा। तो हमें क्या करना है कि नॉर्मली का मतलब ये है कि अगर लाइंस जो हैं इसके ऊपर जो फॉल कर रही हैं, हमें वो कैसे भी फॉल करें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जाते समय ये जो लाइन है इसके ऊपर कैसी होनी चाहिए, सबकी सब कैसी होनी चाहिए, नॉर्मल। तो इनको हम फ्लक्स बोलेंगे। ये नॉर्मल जो लाइन है इनको हम फ्लक्स बोलेंगे। तो यहाँ अगर हम गौर करें, थीटा अगर हम डिफाइन करते हैं तो थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा क्या है यहाँ पर, इज द एंगल बिटवीन किस किस के बीच में आपको नजर आ रहा है, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच में ये एंगल है। यहाँ देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल के जाती है ना यहाँ से, इसका और इसके बीच में जो एंगल है, दिस एंगल, दिस इज थीटा। अब ये जो एंगल थीटा हमने बना दिया, तो हमें अब फ्लक्स की डेफिनेशन दे देनी है। तो फ्लक्स क्या है? फ्लक्स जो है डेफिनेशन में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस is the number of electric field lines passing normally through the surface। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस मतलब पासिंग थ्रू द सरफेस इज द नंबर ऑफ लाइन्स है, और वो लाइन्स जो कि पास कर रही हैं नॉर्मली थ्रू द सरफेस। अब नीचे को देखते हैं जरा, जो फ्लक्स का जो हमारा फॉर्मूला बनाना है वो किस तरह से बनाना है। तो फ्लक्स को रिप्रेजेंट किससे करना है हमें? फाई से, ठीक है। दिस इज फाई एंड दिस इज सिंबल ऑफ फ्लक्स। तो फ्लक्स जो हो जाएगा, ये हमारी पासिंग नॉर्मली में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई एरिया। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें कॉस थीटा आता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, उसको हम फ्लक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, जब डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो हमें क्या मिलता है? ये कॉस थीटा। तो हम फ्लक्स के बारे में जान गए एक बात कि फ्लक्स जो है, व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स जो है, फ्लक्स इज डॉट प्रोडक्ट किस किस का? लेफ्ट हैंड पर देखिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर प्रोवाइड्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस, ठीक है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट से हमें फ्लक्स मिलती है। दूसरी बात फ्लक्स के बारे में हम जान गए कि फ्लक्स क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसे पता चला? फ्लक्स स्केलर है, इसलिए पता चला दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है। स्केलर का मतलब फ्लक्स की कोई डायरेक्शन नहीं है, ये सिर्फ इसमें से जो निकल के जा रही है ना, इसको फ्लक्स बोलते हैं, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। ये आप हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना है इस बात को। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमें इसकी फ्लक्स की है वो ये है कि इसकी यूनिट क्या है। तो यूनिट की अगर हम बात करें तो देखो यूनिट क्या हो जाएगी? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलम, एरिया की होगी मीटर स्क्वायर। तो पहली यूनिट तो हो गई इसकी है। दूसरी यूनिट इसकी हो जाएगी, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। इसके बारे में जब हम पोटेंशियल का चैप्टर पढ़ेंगे तब हमें और पता चलेगा। तो वोल्ट पर मीटर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की अनदर यूनिट होती है, और इसे मीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करा तो इसकी यूनिट दो कौन कौन सी निकल के आई? दिस वन एंड दिस वन। ये दो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट होती है। अब ये फ्लक्स का फॉर्मूला यहाँ अगर हम गौर से देखें, फाई इज इक्वल्स टू, अगर मैं लिखता हूँ ई ए कॉस थीटा, और यहाँ थीटा के डिफरेंट वैल्यूज को लेते हैं, तो देखिए जरा, यहाँ थीटा कोई एंगल है, आपको नज़र आ रहा है, ये थीटा कोई एंगल है, तो इस जगह पर फ्लक्स जो है ई डी एस कॉस थीटा हमने लिख लिया। डी एस क्या है यहाँ पर? डी एस यहाँ पर एरिया है टोटल इस सरफेस का। अब अगर हम गौर से देखें तो अगर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है देन फ्लक्स विल बी जीरो। कम ऑन लेट अस पुट थीटा इज इक्वल्स टू 90 यहाँ पे अगर हम लगाते हैं तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? ई ए कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू होती है जीरो, तो इसका मतलब फ्लक्स तो डेफिनेटली जीरो हो गया। अब थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री इमेजिन करके देखते हैं तो किस तरह से नजर आएगा। इधर देखें आप, ये देखिए, इसको हमने ये 90, यहाँ पर इन दोनों के बीच में एंगल देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है। दिस इज 90 डिग्री। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है तो फ्लक्स विल बी जीरो। देखो जीरो का मतलब इसमें से एक भी फ्लक्स इसके नॉर्मल आपको नजर आ रही है ऊपर या नीचे कहीं भी? यहाँ देखो सिर्फ और सिर्फ ऐसे निकल के जा रही है। तो यहाँ देखो, मैं अगर बताता हूँ इस फिगर को, इधर फोकस करो जरा राइट हैंड पर, ये एरिया वेक्टर है और ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ पर हमने शो कर दी है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। लेकिन जो हमने तो फ्लक्स में क्या पढ़ा हुआ है? फ्लक्स में हमने यही तो पढ़ा है, फ्लक्स वही होती है जो सरफेस के नॉर्मल निकल के जाए, सरफेस पे 90 डिग्री पर निकल के जाए। तो यहाँ देखो सरफेस के 90 डिग्री, ये सरफेस है,
उसका 90 डिग्री ये हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। इस दिशा में ई कितना है, 0 है। इस दिशा में तो कोई ई है ही नहीं, तो इसका मतलब इसमें से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास नहीं हुई। अगर यहाँ गौर से देखो तो यहाँ पर टोटली जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके ऊपर से टच करती हुई निकल के गई है, इसमें से अंदर क्रॉस करके नहीं गई। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इसलिए हमारा जो फ्लक्स आया यहाँ पर कितना आया, 0 आया। अब देखो जरा, अगर थीटा इज स्मॉलर देन 90 देन फ्लक्स विल बी पॉजिटिव, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 देन फ्लक्स विल बी नेगेटिव। इसको समझने के लिए जरा एरिया वेक्टर के इस कंसेप्ट को दोबारा देखते हैं। तो नॉर्मल इज इन ऑलवेज आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को डालते हैं। जरा देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई, तो एंगल देखो जरा, ये जो सरफेस देख रहे हैं, इसको सरफेस को अगर हम गौर से देखें, ये जो रेड कलर में आपको सरफेस नज़र आ रही है, इसका नॉर्मल ये रहा, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास हो रही है ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। इन दोनों के बीच में एंगल बताइए जरा। नॉर्मल यानी कि एरिया वेक्टर और ई में जो है एंगल कितना हो जाएगा, दोनों एरोज एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो थीटा इज 0। यहाँ देखो आप, थीटा इज 0। तो थीटा इज 0 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो इक्वेशन हमने लगाई थी फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा फ्लक्स की, उसमें हम क्या लगाएंगे, इसको ई ए कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू ध्यान रखनी है आपको, कॉस 0 की वैल्यू 1। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा हमारा, ई ए, और इसके आगे डायरेक्शन, इसके आगे साइन देखो क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। तो फ्लक्स क्या आ रही है हमारी, फ्लक्स जो आ रही है हमारी पॉजिटिव। तो देखो फ्लक्स विल बी पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव फ्लक्स को लीविंग फ्लक्स बोलेंगे। इससे देखो, इससे ये ऑलवेज निकल के जा रही है बाहर ऐसे। तो दिस फ्लक्स इज पॉजिटिव फ्लक्स को हम क्या लेंगे, लीविंग फ्लक्स। तो आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव फ्लक्स इज कंसिडर्ड टू बी फ्लक्स गोइंग आउट, यानी कि लीविंग। ठीक है, अब दूसरी बात देखो जरा, ये फ्लक्स जो है लीविंग आउट कब है, व्हेन थीटा इज ऑलवेज स्मॉलर देन 90, क्योंकि कॉस की 90 से नीचे की सारी वैल्यूज, कॉस थीटा व्हेन थीटा इज स्मॉलर देन 90, सारी वैल्यूज कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। इसलिए फ्लक्स भी कैसी आएगी हमारी, पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव फ्लक्स को हम कंसीडर करेंगे फ्लक्स लीविंग या गोइंग आउट। ठीक है, अब जरा इसको देखते हैं कि फ्लक्स जो है, अब दूसरा जो हमने बात की थी कि थीटा अगर हमारा जो होता, थीटा सपोज कर होता हमारा ग्रेटर देन 90 होता, तो ऐसी स्थिति में ग्रेटर देन 90 के लिए लिया जाए एंगल, चलो हम ले लेते हैं थीटा इजिकल्स टू 180 का एंगल लेते हैं। तो थीटा इजिकल्स टू 180 का देखो, इस जगह पर देखो, यहाँ पर इस सरफेस पर हम थीटा इजिकल्स टू 180 लेते हैं। ये सरफेस ली, ये इसका आउटवर्ड एरिया, अभी भी देखो एरिया वेक्टर कहाँ लिया हमने, आउटवर्ड। ध्यान रखना, एरिया वेक्टर गलती से भी अंदर मत ले लेना, इसमें अंदर ले लेना, इससे बाहर ही जाना हमें, इसमें अंदर नहीं आ जाना चाहिए हमारा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, तो नॉर्मली आउटवर्ड ले लिया हमने। अब जरा इस पर फ्लक्स डालते हैं, ई डालते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, तो यहाँ एंगल आपको नजर आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो आ रही है वो ऐसे जा रही है इसमें से। ठीक है, और एरिया वेक्टर कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है। तो इन दोनों के बीच में एंगल जरा देखो, थीटा इज 180, करेक्ट, थीटा इज 180, और तो नॉर्मल इज इन ऑलवेज आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को डालते हैं। जरा देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई, तो एंगल देखो जरा, ये जो सरफेस देख रहे हैं, इसको सरफेस को अगर हम गौर से देखें, ये जो रेड कलर में आपको सरफेस नज़र आ रही है, इसका नॉर्मल ये रहा, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास हो रही है ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। इन दोनों के बीच में एंगल बताइए जरा। नॉर्मल यानी कि एरिया वेक्टर और ई में जो है एंगल कितना हो जाएगा, दोनों एरोज एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो थीटा इज 0। यहाँ देखो आप, थीटा इज 0। तो थीटा इज 0 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो इक्वेशन हमने लगाई थी फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा फ्लक्स की, उसमें हम क्या लगाएंगे, इसको ई ए कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू ध्यान रखनी है आपको, कॉस 0 की वैल्यू 1। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा हमारा, ई ए, और इसके आगे डायरेक्शन, इसके आगे साइन देखो क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है।
तो फ्लक्स क्या आ रही है हमारी, फ्लक्स जो आ रही है हमारी पॉजिटिव। तो देखो फ्लक्स विल बी पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव फ्लक्स को लीविंग फ्लक्स बोलेंगे। इससे देखो, इससे ये ऑलवेज निकल के जा रही है बाहर ऐसे। तो दिस फ्लक्स इज पॉजिटिव फ्लक्स को हम क्या लेंगे, लीविंग फ्लक्स। तो आपको ध्यान रखना है पॉजिटिव फ्लक्स इज कंसीडर्ड टू बी फ्लक्स गोइंग आउट, यानी कि लीविंग। ठीक है, अब दूसरी बात देखो जरा, ये फ्लक्स जो है लीविंग आउट कब है, व्हेन थीटा इज ऑलवेज स्मॉलर देन 90, क्योंकि कॉस की 90 से नीचे की सारी वैल्यूज, कॉस थीटा व्हेन थीटा इज स्मॉलर देन 90, सारी वैल्यूज कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। इसलिए फ्लक्स भी कैसी आएगी हमारी, पॉजिटिव आएगी। और पॉजिटिव फ्लक्स को हम कंसीडर करेंगे फ्लक्स लीविंग या गोइंग आउट। ठीक है, अब जरा इसको देखते हैं कि फ्लक्स जो है, अब दूसरा जो हमने बात की थी कि थीटा अगर हमारा जो होता, थीटा सपोज करो होता हमारा ग्रेटर देन 90 होता, तो ऐसी स्थिति में ग्रेटर देन 90 के लिए लिया जाए एंगल, चलो हम ले लेते हैं थीटा इजिकल टू 180 का एंगल लेते हैं। तो थीटा इजिकल टू 180 का देखो, इस जगह पर देखो, यहाँ पर इस सरफेस पर हम थीटा इजिकल टू 180 लेते हैं। ये सरफेस ली, ये इसका आउटवर्ड एरिया, अभी भी देखो एरिया वेक्टर कहाँ लिया हमने, आउटवर्ड। ध्यान रखना एरिया वेक्टर गलती से भी अंदर मत ले लेना, इसमें अंदर ले लेना, इससे बाहर ही जाना हमें, इसमें अंदर नहीं आ जाना चाहिए हमारा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, तो नॉर्मली आउटवर्ड ले लिया हमने। अब जरा इस पर फ्लक्स डालते हैं, ई डालते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, तो यहाँ एंगल आपको नजर आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो आ रही है वो ऐसे जा रही है इसमें से। ठीक है, और एरिया वेक्टर कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है। तो इन दोनों के बीच में एंगल जरा देखो, थीटा इज 180, करेक्ट, थीटा इज 180। और थीटा अगर 180 और यहाँ पर फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं, देखो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री लगेंगे। ये जो हमने सरफेस बनाया था, ये सरफेस नज़र आ रहा है, इस पर ये एरिया वेक्टर था, और इलेक्ट्रिक फील्ड अब ऐसी पास कराई हमने। तो ये ई है, ये एरिया वेक्टर है, इनके बीच में एंगल देखो, दोनों अपोजिट एरोज ऑलवेज 180, एक ही दिशा में एरोज ऑलवेज 0 रखना है। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू 180 आता है। जरा फ्लक्स का फॉर्मूला लगाते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, ई ए कॉस थीटा लगाना है, जहाँ थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए। ध्यान रखना किसी और के बीच में एंगल नहीं है, ये ई और ए के बीच में एंगल रखना है हमें। तो यहाँ पर एंगल की वैल्यू कितनी पुट करनी है हमें, cos 180, और cos 180 यानी cos पाई की वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज -1 होती है। तो यहाँ माइनस ई हो गया। अब देखो फ्लक्स क्या आ गया, माइनस आ गया। तो माइनस का मतलब क्या हो गया, माइनस मीन्स फ्लक्स जो है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, फ्लक्स इज एंटरिंग। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी फ्लक्स जो है एंटर करेंगी तो हमें उसको लिखना है नेगेटिव, और फ्लक्स लीव करेंगी उसको हमें लिखना है पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्लक्स लीविंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड फ्लक्स जो है एंटरिंग इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव। अब ये नेगेटिव क्यों आया, इसके लिए थीटा की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन 90 डिग्री होगी। और पॉजिटिव कब आएगा, ऑलवेज थीटा जब भी स्मॉलर देन 90 होगा। और 0 कब आएगा, हमको पता है थीटा इज इक्वल्स टू 90 पर। और खास बात जो है इसमें वो ये है कि यहाँ थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। Now let us summarize what we have studied so far. Flux is electric field lines passing normal through the closed surface. Closed surface का मतलब समझ रहे हैं, closed surface को मैं समझाता हूँ आपको। देखिए closed surface क्या है, एक surface है, it is a surface which distinguishes clearly between outer region and inner region. जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे एक surface, एक रिंग लेता हूँ, this is ring। तो यहाँ रिंग लेते ही ये इनर रीजन हो गया और ये इसके बाहर आउटर रीजन हो गया। तो इसका मतलब ये सरफेस जो है ये कैसी मानी जाएगी, क्लोज्ड मानी जाएगी। क्लोज का मतलब यहाँ इसको इस तरह से कोई एक बंद करने वाली हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, ध्यान रखना इसमें कि ये भी भर रही हो, ये डिस्क हो, ये जरूरी नहीं है, तभी क्लोज सरफेस बनेगी। ठीक है, तो ये आप अच्छी तरह ध्यान रखना कि अगर ये रिंग भी है बीच में से तो ये थ्रू है, खाली है ये बीच में से।
लेकिन फिर भी इस रिंग ने क्या किया, इसको इनर को और आउटर रीजन को डिस्टिंग्विश कर दिया। अगर ये इस तरह से होती तो यहाँ डेफिनेटली ये सरफेस जो है क्लोज सरफेस की कैटेगरी में नहीं आती। दिस इज नॉट क्लोज सरफेस। नेक्स्ट देखते हैं कि फ्लक्स क्या है। फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, इट्स यूनिट इज वोल्ट मीटर या फिर न्यूटन कूलम पर मीटर, न्यूटन कूलम मीटर स्क्वायर। और जो जनरल फॉर्मूला फ्लक्स का हो जाएगा फाई इक्वल्स टू ई कॉस थीटा हो जाएगा। और थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के साथ में ये जो है थीटा होता है। और एरिया वेक्टर क्या होता है, इज ऑलवेज टेकन एज नॉर्मली आउटवर्ड, और आउटवर्ड लेना है नॉर्मली आउटवर्ड टू द सरफेस, सरफेस के नॉर्मली आउटवर्ड आपको ये लेना है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन कैप या ए कैप से किसी से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थीटा इज स्मॉलर देन 90 तो फ्लक्स होगी हमारी पॉजिटिव, यानी कि फ्लक्स क्या कर रही होंगी, लीव कर रही होंगी। और थीटा 90 से बड़ा है तो फ्लक्स नेगेटिव यानी एंटरिंग होंगी। एंटरिंग और लीविंग का आपको क्लियर हो गया मतलब। फॉर मोर देन वन सर्फेसिस फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये क्या कह रहा है, इसको देखते हैं जरा, समझने की कोशिश करते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, और यहाँ पर अब ऐसी सरफेस लेते हैं जिसमें कि एक से ज़्यादा सरफेस हो। सपोज सिलेंडर ले लेता हूँ, देखो ये सिलेंडर है, तो यहाँ ये सिलेंडर की अब सरफेसेस कितनी है, सिलेंडर ऐसा रखा हुआ है, तो सिलेंडर की सरफेसेस कितनी हो गई, देखो एक सरफेस दिस वन, दूसरा सरफेस कौन सी हो गई, दिस वन, और तीसरी सरफेस कौन सी हो गई। सरफेस का मतलब एक तरह से आप एरिया से समझ सकते हैं कि एरिया इसका कौन सा होगा। तो तीसरा एरिया कौन सा होगा इसका, ये कर्व्ड सरफेस, ठीक है। ये जो सरफेस है ना इसका कर्व्ड, ये देखिए अगर आप इस पेन को देख रहे हैं तो ये जो सरफेस बन रही है ये गोल, दिस इज ऑल्सो थर्ड सरफेस। तो यहाँ पर कितनी सरफेस हो जाएंगी इसकी, 1 2 and 3, 1 2 3 आर सरफेसेस। तो हमें जो फ्लक्स निकालनी है ना, इसमें इंटीग्रेशन क्या क्या मतलब है कि यहाँ फ्लक्स जो है, टोटल जो फ्लक्स होंगी इससे, वो क्या होंगी, फ्लक्स जो है एक एरिया से, सपोज दिस वन इज 1, इससे लिंक फ्लक्स दूसरे एरिया से, सपोज ये दूसरा फाई 2, और फ्लक्स इस एरिया से, तीनों से, इससे हमें कैलकुलेट करनी है और सम करना है, वो फ्लक्स जो है टोटल फ्लक्स इससे निकल के आएंगे। अब ये कैसे करना है, आइए इसको क्वेश्चन में लेते हैं। एक क्वेश्चन को देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इन द प्लस एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स एंड यूनिफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड बट इन द नेगेटिव डायरेक्शन फॉर नेगेटिव एक्स। तो मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में भी है, तो ये लगा दो इसका एरो पॉजिटिव एक्स की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में भी है तो इसका नेगेटिव की तरफ इसका एरो ऐसे लगा दो, और यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं ओरिजिन 0। तो ये जो डायरेक्शन है प्लस एक्स है और ये डायरेक्शन माइनस एक्स है, यानी कि ये डायरेक्शन एक्स जो है ग्रेटर देन 0 है और ये डायरेक्शन एक्स जो है स्मॉलर देन 0 है। इस क्वेश्चन में इस बात को बोला गया। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो ध्यान दो, 200 आई कैप लिख रहा है, तो आई कैप का मतलब क्या लिख रहा है, देखो इसमें क्या लिख रहा है, 200 आई कैप और न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट है। आई कैप का मतलब ये एक्स डायरेक्शन में है। आई कैप कौन सा होता है, ध्यान है आपको, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, और यहाँ 200 मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 200 न्यूटन पर कूलम, आई कैप में 200। दूसरी लाइन को देखो, एंड ई इज इक्वल्स टू -200 आई कैप न्यूटन पर कूलम फॉर एक्स स्मॉलर देन 0। तो एक्स स्मॉलर देन 0 पर कितनी है, ये कितनी है, -200 आई कैप। आई कैप अगेन क्या दिखा रहा है यहाँ पर, एक्स डायरेक्शन में, लेकिन माइनस लग रहा है तो माइनस आई कैप है ये इस डायरेक्शन में। तो यहाँ कितनी है, 200 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, माइनस आई कैप डायरेक्शन में। तो इसको हमने यहाँ पर इसको यहाँ ये माइनस आई कैप में इसको ले लेते हैं, ये माइनस आई कैप में 200 है। देखो इसमें मैंने क्या किया, अगर हम गौर से देखें तो यहाँ लिख रहा है ई इज इक्वल्स टू -200 आई कैप लिख रहा है दूसरे वाले में, किसके लिए, एक्स स्मॉलर देन 0 के लिए। अब मैंने क्या किया, माइनस आई कैप को इसमें अंदर डाल दिया, तो ये क्या बना, ई इज इक्वल्स टू 200 माइनस आई कैप, और माइनस आई कैप कौन सी डायरेक्शन होती है, ये वाली,
तो माइनस आई कैप में हमारी कितनी है वैल्यू 200 है, और प्लस आई कैप में कितनी है हमारी 200 है। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। अब इसमें बोल रहे हैं कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर, हैज इट सेंटर एट द ओरिजिन। ओके, एक सिलेंडर ले लेते हैं, इसके ऊपर सिलेंडर को जमाना। तो देखो यहाँ पर ये जो लाइन है इसका सेंटर है ओ, यहाँ पर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर लिया, तो सर्कुलर सिलेंडर ले लेते हैं ये इस तरह से। ये जो सर्कुलर सिलेंडर यहाँ पर हमने इस तरह से जमाया हुआ है। अब इसको ऐसे कैसे जमाया हमने, इसको ऐसे इसलिए जमाया क्योंकि इसमें बोल रहे हैं कि इस सिलेंडर का जो सेंटर है ना वो ओरिजिन पर है। ठीक है, और इस सिलेंडर की लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये 20 सेंटीमीटर है, ये बात भी ठीक है। और इसकी जो रेडियस है, ये रेडियस कितनी है इसकी, यहाँ से यहाँ तक, ये बिल्कुल बीच में, यहाँ से यहाँ तक रेडियस जो है इसकी कितनी है, तो आर जो है इसका वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ ये तय हो गया कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है हमारी, बता सकते हैं दिस डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि सेंटर पर रखा हुआ, बस सेंटर पर रखने के लिए वो ये बताना चाह रहे हैं कि इसकी डिस्टेंस जो है 10 सेंटीमीटर की हो जाएगी इधर और इधर। अब आपसे पूछ रहे हैं एंड इट्स एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस, तो इसको इस रखने का तरीका मैंने देखो पहले ही बना दिया। इसको ऐसे रखा गया कि इसकी जो एक्सिस है, सिलेंडर की एक्सिस ये है ना, इसको एक्स एक्सिस के अलोंग रखा हुआ, ये एक्स एक्सिस है ये वाली, इसके अलोंग रखा हुआ। अब बोला गया है सो दैट वन फेस इज एट 10 सेंटीमीटर, यहाँ देखो हमने पहले बता दिया, वन फेस जो है, एक फेस जो है ये वाला, ये 10 सेंटीमीटर दूर है ओरिजिन से, और दूसरा फेस जो है इट इज़ -10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर दूर है माइनस डायरेक्शन में इधर की तरफ। इस तरह से ये सारा डिस्क्रिप्शन जो दिया गया है सिर्फ इसको जमाने के लिए दिया गया है कि इस तरह से आप इसको जमा सकें। अब आपसे पूछा है व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस, तो फ्लैट फेस पूछा है, तो ये कर्व फेस है इसका, तो ये फ्लैट फेस है कितने इसके 1, और यहाँ पे कितना है 2। तो हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज नेट आउटवर्ड फ्लक्स, तो हमसे आउटवर्ड और पूछा है। ओके, तो आउटवर्ड का मतलब यहाँ इससे परपेंडिकुलर बाहर की तरफ निकलने वाली। ठीक है, इस जगह पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जो निकल के जाएगी वो फ्लक्स हमें पूछा गया। तो देखो जरा फ्लक्स φ1 ले लेते हैं, चलो पहले इस जगह पर फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, इस पूरे को भूल जाएंगे, खाली इतने एरिया को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर फ्लक्स का फॉर्मूला बताओ, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, तो ई ए कॉस थीटा का मतलब क्या हो गया, ई कितना है इस जगह पर, यहाँ देखो, तो यहाँ गौर करें, इस जगह पर ई कितना है 200, डायरेक्शन कहाँ है इसकी इधर, यहाँ जैसे मैं आपको कर रहा हूँ उसी तरह से हमें इसको करना है। ई की डायरेक्शन ये रही, ए कहाँ होगा इसका, ए भी हमें आउटवर्ड लेना है, तो ए भी इसका इधर ही होगा, ये वेक्टर होगा इसका इधर की तरफ। ठीक है, आउटवर्ड, दोनों के बीच में थीटा कितना होगा, थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, करेक्ट। तो यहाँ फाई जो हमारा फर्स्ट फ्लैट सरफेस से, ये फ्लैट सरफेस से, इससे कितना हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, ई की वैल्यू लगाएंगे 200, एरिया निकालते हैं πr², पाई इंटू आर, आर हमारा कितना है 5, यानी 0.05 का स्क्वायर इंटू कॉस 0 मीन्स 1। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इसको कैलकुलेट करने पर हमारा आता है 1570 डिवाइडेड बाई 1000, और ये हो जाता है हमारा 1.5 न्यूटन कूलम मीटर स्क्वायर। अब जरा φ2 को कैलकुलेट करते हैं। φ2 कौन सा है, दूसरी फ्लैट सरफेस ये वाली, तो यहाँ पर भी हम फॉर्मूला लगाएंगे ई ए कॉस थीटा। तो मुझे बताओ जरा थीटा यहाँ पर कितना होगा, तो थीटा आप क्या, अगर अंदर की तरफ एरो बना दिया ना आपने यहाँ, तो आप गलत हो जाओगे। एरो का बनाना है अपना एरिया वेक्टर का बाहर, तो एरिया वेक्टर भी इधर, और ई भी देखो इधर कितनी है 200, इधर की तरफ, पहले ही हम इसको बता चुके हैं, इधर की तरफ ई। तो अगेन यहाँ थीटा कितना आ जाएगा 0, तो इसको वैल्यू को हम लगाएंगे, इसका एरिया भी कितना हो जाएगा, सेम यही निकल के आएगा 200 इंटू पाई इंटू 0.05 का होल स्क्वायर, और ये भी वैल्यू हमारी कितनी निकल के आएगी 1.5
न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। अब इसमें एक थर्ड सरफेस ये भी था, इसमें पूछा नहीं है ये क्योंकि कर्व्ड सरफेस है। दिस वन इज कर्व्ड, ठीक है, ये इसका जो गोल है दिस वन इज कर्व्ड सरफेस। यहाँ अगर आप गौर करें तो ये जो सरफेस है ये कर्व्ड है, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं इसको निकालने की। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट तो हमने कर दिया। बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट में पूछ रहे हैं हमसे कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर। तो साइड कौन सी है? कर्व्ड सरफेस। तो इससे हमें अब की बार फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ अगर गौर करें तो ये जो साइड है दिस वन इज साइड, ठीक है, ये जो साइड है इसका नॉर्मल किधर आएगा? ये भी तो एरिया वेक्टर है ना, तो इसका नॉर्मल किधर आएगा? इसका नॉर्मल 90 डिग्री पर लेना है इस पर, ये ध्यान रखना। तो यहाँ ये नॉर्मल हो जाएगा इसका एरिया वेक्टर, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर फ्लक्स कितना होगा। तो फ्लक्स थ्रू साइड कितना हो जाएगा? हम फॉर्मूला लगाएंगे ई ए कॉस थीटा। तो यहाँ जरा थीटा देख लेते हैं कितना होता है। ई किधर है? इधर। इस जगह पर अगर देखते हैं तो ई की डायरेक्शन इधर है, इस जगह पर अगर देखते हैं तो ई की डायरेक्शन इधर है। तो डेफिनेटली इसके अगर नॉर्मल को हम साइड को यहाँ ले लेते, इस जगह पर ले सकते थे हम नॉर्मल को, तो यहाँ ये कितना होता है? एंगल 90। इसको इधर ले लेते तो अगेन एंगल कितना होता है यहाँ पर? 90। तो इसका मतलब ये ई और ए लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ से ई ए कॉस 90 लगाते हैं और कॉस 90 की वैल्यू 0। तो फ्लक्स थ्रू साइड कितना आ गया? हमारा 0 हो गया। अब इसके सी पार्ट को देखते हैं। इसमें से सिलेंडर से नेट आउटवर्ड फ्लक्स हमें फाइंड करनी है। ध्यान वर्ड पे ध्यान दो, नेट आउटवर्ड फ्लक्स। अब नेट आउटवर्ड फ्लक्स का मतलब फ्लक्स टोटल, और ये हम अच्छी तरह से जानते हैं फ्लक्स टोटल मतलब जो भी सरफेसेस है उनसे निकलने वाली फ्लक्स। तो सरफेसेस कितनी है यहाँ पर? 1 2 एंड तीसरी यहाँ पर ये थर्ड सरफेस जो कर्व्ड सरफेस है। तो देखो φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो ज़रा देखें φ1 हमने जो कैलकुलेट की थी, कितनी कैलकुलेट की थी? φ1 जो हमने यहाँ पर जो कैलकुलेट की थी, यहाँ डिवाइड किया था 1000 से, तो यहाँ 1.57 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये हमारी φ1 थी। अब ये चेक करो कि वेदर दिस इज टेकन टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ध्यान रखना है इसमें। तो हमें इसमें इसको देखने के लिए क्या करना है? थीटा चेक करो, थीटा कितना है? स्मॉलर देन 90, और स्मॉलर देन 90 पर फ्लक्स को क्या लेना है हमें? आउट गोइंग, यानी कि पॉजिटिव। ये बाहर जाती हुई फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इस सरफेस से बाहर जा रही है, इसमें अंदर सिलेंडर में नहीं जा रही है, बाहर जा रही है। तो दिस वन इज पॉजिटिव। तो यहाँ वैल्यू लिख देता हूँ 1.57। तो 1.57 और इसको विद पॉजिटिव साइन के हमने लिख दिया। φ2 देखो, φ2 अगेन जो हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पर ये 1.5 था, इसको 7 लगा लीजिए, कैलकुलेशन में 1.57 आएगा। तो ये 1.57 आया। अगेन बताइए, अब ये एंगल बताइए आप। अगेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 स्मॉलर देन 90, देन इट इज वी हैव टू टेक दिस एज पॉजिटिव। तो यहाँ पे फ्लक्स कितना हो जाएगा? 1.57, और ये पॉजिटिव का रखना है। φ3 देखो, φ3 हमने कैलकुलेट करी थी, इससे यहाँ पर एंगल कितना बनना था? 90 का एंगल बनना था ई और इसके बीच में। तो फ्लक्स कितनी आ रही थी? 0। तो इसका मतलब जो φ टोटल हो जाएगी हमारी, इससे नेट आउटवर्ड फ्लक्स जो होगी हमारी φ टोटल आउट गोइंग ही होगी ना। ये देखो प्लस निशान आ रहा है, तो प्लस का मीन्स इट इज नेट आउटवर्ड, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इन दोनों को जरा हम ऐड करके लिख देते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी 3.14, और दिस पॉजिटिव साइन इज इंडिकेटिंग इट इज आउटवर्ड, और नेट का मतलब ये सबका सम। सो दिस इज गोइंग टू बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 3 × 10⁻³ आई कैप। सो सबसे पहले हमारा जैसे ही आई कैप दिखा तो हम तुरंत समझ गए ई जो है कितना है? मैग्नीट्यूड में 3 × 10⁻³ है, लेकिन किस डायरेक्शन में है? ये आई कैप डायरेक्शन में। तो तुरंत आंख बंद करके यहाँ पर 0 बनाओ और इस डायरेक्शन को ई की डायरेक्शन शो कर दो। आई कैप मीन्स पॉजिटिव x, ठीक है। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो एक स्क्वायर बना दो 10 सेंटीमीटर का। तो स्क्वायर बना लेते हैं। ये देखो स्क्वायर है, 10 सेंटीमीटर का रख दिया, ये 10 सेंटीमीटर है स्क्वायर को।
तो लेकिन कहाँ पे कैसे रखा है जरा ध्यान रखना। 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द YZ प्लेन। तो ये प्लेन है इसकी स्क्वायर की, ठीक है। इसको पैरेलल, इसको कैसे रखा गया हमने, इसकी प्लेन पैरेलल हो YZ के। तो ये तो हमने बना दी X, तो यहाँ पर कौन सी होगी Y, ठीक है। और Z किधर होगी आपकी तरफ, ऊपर की तरफ ऐसे। तो इस स्क्वायर को कैसे रखा है आप जरा मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं ये स्क्वायर लेता हूँ, सपोज इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, ये दिस इज स्क्वायर, इसको आप स्क्वायर माने, तो ये जो स्क्वायर कैसे रखा हुआ मुझे बता सकते हैं। इसकी प्लेन, प्लेन देखो समझो सबसे पहले, प्लेन का मतलब ये हाथ कराइए इस पर, ये दिस इज प्लेन। तो हमने इसको, इसकी प्लेन को कैसे रखा है, इज पैरेलल टू YZ प्लेन। अगर इस शब्द को आप समझेंगे नहीं तो दिक्कत होने वाली है, आपको इस पर जरा फोकस करें। प्लेन जो है पैरेलल है YZ प्लेन की, तो YZ प्लेन तो डेफिनेटली हो गई हमारी ऊपर, Y और Z इस तरह से। तो प्लेन कैसी है, इसको कैसे रखा हुआ है, इसको इस तरह से हमने रख दिया है, ये दिस वे ऐसे रखा हुआ है, दिस वे इस तरह से रखा हुआ है। हाथ को लें, अब इसको मैंने अगर रख दिया इस तरह से, हाथ को इस तरह से रखा है, सपोज ये हाथ स्क्वायर था, इसको इस तरह से रखा है हमने, तो ये किस प्लेन में रखा हुआ हमने, XY में रखा हुआ है। लेकिन जैसे ही इस हाथ को मैं ऐसे करता हूँ खड़ा, तो देखो प्लेन कैसे हो गई है, YZ प्लेन पैरेलल हो गई, ये वाली प्लेन YZ में हो गई, ठीक है। तो हमने इमेजिन कर लेना है ये कैसे रखा हुआ है, दिस वे, ऐसे हमने इसको स्क्वायर को YZ प्लेन में इसके सामने रख दिया। अब देखो, अब मुझे बताना जरा एंगल कितना होगा E और एरिया वेक्टर में, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इस प्लेन के नॉर्मल आउटवर्ड, ये इस तरह से, तो ये इसके नॉर्मली आउटवर्ड होगा। देखो अगर ये प्लेन ऐसे रखते हैं तो इस पर नॉर्मली आउटवर्ड ऐसे होता, ठीक है। तो इसमें नॉर्मली आउटवर्ड मैं इस तरह से इसमें से इसको पास आउट कर देता हूँ दिस वे, ये जो है नॉर्मली आउटवर्ड आपकी तरफ इस तरह से रखा हुआ है, ये एरिया वेक्टर है इसका। अब जरा इस प्लेन को YZ में रख देता हूँ, तो जैसे ही YZ में रखा, तो YZ में रखते ही दिस वे वी आर गोइंग टू कीप इट इन YZ। तो जैसे ही हमने इसको YZ में रखा, जरा देखो एरिया वेक्टर और E वेक्टर, इन दोनों के बीच में एरो देखो, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, और एंगल कितना बना, 0। तो हमें ध्यान रखना है, तो यहाँ पर जैसे ही हमने इसको रखा तो कुछ इस तरह से ये आया दिस वे, इस तरह से रखने पर ये जो फिगर हमारी बनी, इसमें इसका एरिया वेक्टर इधर आया और E भी इधर आया, तो थीटा यहाँ पर कितना होगा, थीटा हमारा होगा यहाँ पर 0। अब हमसे पूछा गया इसमें फ्लक्स कैलकुलेट करिए, तो फ्लक्स हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्लक्स क्या हो जाएगा, EA cos 0, यहाँ E की वैल्यू देखो, मैग्नीट्यूड लेना है 3 × 10⁻³ A का मतलब क्या हो गया, इसका स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा। तो सेंटीमीटर होने की वजह से इसको मीटर बना दें, 0.1 × 0.1, और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो वी गेट 30। तो हमारा आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है 30 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये तो हमारी फ्लैक्स हो गई इसमें से निकलने वाली। अब इसका बी पार्ट को देखो, बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, बी पार्ट में कह रहे हैं कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर ऑफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। अब ध्यान दो, जो हमने इसको लिया हुआ था, ये जो स्क्वायर हम ले रहे हैं, इस स्क्वायर का ये नॉर्मल है, दिस वन इज नॉर्मल, यहाँ से इसको पास करा देता हूँ, दिस वन इज नॉर्मल। अब ये बोल रहे हैं कि इसको ऐसे रखना है कि जो इसका स्क्वायर का जो नॉर्मल है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स से। तो इसका मतलब हमने इसको कैसे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स से, तो हमने इसको कैसे रखा हुआ है, दिस वे हमने इसको थोड़ा सा टिल्ट करके रखना है कुछ इस तरह से। ये एंगल, ये एक्स है, दिस वे नीचे यहाँ पर एक्स है, और ये जो अब इस तरह से नहीं रखा गया, अब इसको हमने थोड़ा सा इसको ऐसे ये टिल्ट कर दिया, तो अब ये एंगल जो है 60 डिग्री का फॉर्म हो रहा है एक्स के साथ में। तो देखो किस तरह से रखा गया है इसको, यहाँ पे हम इसको y बना लेते हैं, और दिस वन इज x या e, x की दिशा में e की दिशा है, e वेक्टर की दिशा है, और इसको अब हमने थोड़ा सा ऐसे लिटा के रखा,
जिससे कि इसका जो एरिया वेक्टर आया वो ऊपर आया ऐसे, और ये जो एरिया वेक्टर और ई वेक्टर था इनके बीच में एंगल कितना फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल्स टू कितना फॉर्मूला है, 60 डिग्री। ठीक है, तो इसमें जरा फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला है ई ए कॉस 60, और यहाँ हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए ई की वैल्यू कितनी है। ई अगेन यहाँ पर कितना है, ई अगेन हमारे पास में 3×10⁻³ 3×10⁻³ और एरिया 0.1 × 0.1, और cos 60 की वैल्यू हम लगा लेते हैं हाफ। तो ये जो हमारा जो निकल के आया था ये हो जाएगा 30/2, दैट इज 15 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर इज गोइंग टू बी अवर आंसर। इस क्वेश्चन में देखिए एक क्यूब रखी हुई है जिसकी साइड ए है, यानी कि ये भी है, ये भी है और ये वाली भी ए ही है। तो हमसे पूछा गया है ई वेक्टर जो है वो दिया हुआ है 2xi कैप। तो ई वेक्टर जो दिया हुआ है 2xi कैप। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें क्या आई कैप है। आई कैप लाते ही तुरंत समझ गए कि इसमें ई की डायरेक्शन हमें कहाँ देनी है, ये ई की डायरेक्शन देनी है, दिस वन इज ई। अब यहाँ पे है साथ में एक्स है, ध्यान से समझ लेना, ये एक्स है। इसका मतलब ई जो है, ई चेंजेस विद एक्स। अगर x चेंज होता है तो ई भी चेंज होता है। तो ध्यान दो यहाँ x कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ पर देखो इस जगह पर यहाँ x कितना है, इस जगह पर x इज 0। ठीक है, तो ये पॉइंट O लिख देता हूँ। तो यहाँ देखो जरा एट पॉइंट O x क्या है हमारा 0 है, तो इसका मतलब e कितना हो जाएगा यहाँ पर 0। एट पॉइंट O ई इस जगह पर डेफिनेटली यहाँ पर ई हमारी कितनी है 0 है। तो इस फेस की अगर मैं बात करता हूँ, इस फेस पर ई जो है हमारा कितना है 0 है, क्योंकि रखा कैसे गया है देखो जरा, ये फेस इस तरह से रखा हुआ है एक्स वाई जेड में, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, बिल्कुल एक्स वाई जेड पर ये फेस रखा हुआ है। तो यहाँ इस फेस पर ई कितनी है हमारी 0 है। अब दूसरा अगर हम गौर करें, इस फेस की बात करें, इस फेस पर ई कितना हो जाएगा। इस फेस को हम लिख लेते हैं फर्स्ट, इसको लिख देता हूँ मैं सेकंड। चलो एट इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ, चलो क्या माना जाए, इसको हम मान लेते हैं सी। ठीक है, चलो एट पॉइंट सी एक्स की वैल्यू बताओ कितनी है। तो यहाँ से यहाँ तक यही वैल्यू तो है, ये वैल्यू कितनी है ए, तो एक्स कितना है ए है। तो इसका मतलब यहाँ पर ई कितना हो जाएगा, जरा ध्यान दो, 2 × x मीन्स 2 × a। तो यहाँ e कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, समझ में आई। यहाँ एट पॉइंट x इजिकल्स टू 0 पर e 0 क्यों हुआ था, क्योंकि x इजिकल्स टू 0 पुट किया था आपने। तो यहाँ x इजिकल्स टू कितना पुट करना a। तो इस पॉइंट पर, इस जगह पर एट पॉइंट 2 पर यहाँ पर e हमारा कितना है 2a है। डायरेक्शन दोनों में आई कैप है, तो इसका मतलब डायरेक्शन मैंने बिल्कुल x के पैरेलल यहाँ पर डायरेक्शन को दिखाया गया। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है इसमें टोटल फ्लक्स बताओ। तो टोटल फ्लक्स का मतलब टोटल सरफेसेस को जोड़ो। तो टोटल फ्लक्स देखो, तो फाई टोटल कितनी सरफेसेस होती हैं क्यूब की, 6, 1 2 3 4 5 6। तो हम सबसे पहले फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस लेते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि जो हमें एक से ज़्यादा सरफेस होती हैं तो इसमें फार्मूला हम क्या लगा देंगे, एक से ज़्यादा के लिए हम फार्मूला लगा देते हैं फाई जो होता है टोटल इंटीग्रेशन ई ए लिख देते हैं ना, इस तरह से लिखते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब इंडिविजुअल फ्लक्स को जोड़ना, तो बस आपको इंडिविजुअल फ्लक्सेस को जोड़ना है। तो सबसे पहले फाई वन को कैलकुलेट करता हूँ। देखो फाई वन कितना हो जाएगा, फाई वन हो जाएगा यहाँ पर ई × ए × कॉस एंगल। देखो यहाँ पर ये आउटवर्ड लेना है तो ये इधर की तरफ आपने लिया और ई से मल्टीप्लाई कराना, लेकिन यहाँ पर ई कितना है हमारा 0 है। तो ई 0 होने से सिंस ई इज 0 तो यहाँ फाई वन की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। ओके, फाई टू की अगर हम बात करें तो फाई टू की अगर हम बात करते हैं तो अगेन फॉर्मूला लगाता हूँ ई ए कॉस थीटा। बताओ यहाँ पर फाई टू ए कितना है, ए आउटवर्ड लेना है, 90 डिग्री की लाइन खींचे
ये 90 डिग्री की, ये एरिया वेक्टर हो गया, दोनों के एरो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, थीटा इज इक्वल्स टू 0। गुड। तो यहाँ कितना हो गया ई ए, और ई ए की वैल्यू लगा देते हैं। ई हमारा कितना है इस जगह पर, ई बताओ कितना है एट पॉइंट सी, इस जगह पर इस फेस पर ई कितना है 2a है। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे 2a इंटू इसका एरिया, इस सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2a क्यूब। अब जरा 5-3 को कैलकुलेट करो। 5-3 चलो इस सरफेस की बात कर लेते हैं, दिस वन इज 3, इसका एरिया वेक्टर, यहाँ पर एरिया वेक्टर लगाओगे अब इसका एरिया वेक्टर बिल्कुल 90 डिग्री, जबकि ई कहाँ है यहाँ पर एक्स के अलोंग है, दोनों के बीच में एंगल देखो, एंगल बताओ 90। तो यहाँ 5-3 क्योंकि एंगल यहाँ लगाओगे आप ई ए कॉस 90, तो यहाँ पर 5-3 कितना हो जाएगा 0। 5-4 ये वाली जो सरफेस आपको नजर आ रही है इसको ले लो, ये सामने जो आपके बिल्कुल नजर आ रही है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा बिल्कुल इधर, और ई किधर है इधर है। तो अगेन एंगल कितना होगा यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू अगेन कितना होगा 90, तो यहाँ भी ये भी कितना हो जाएगा 0। इसके जस्ट नीचे वाली ये वाली इस सरफेस को देखिए, इसमें एरिया वेक्टर आप नीचे की तरफ लगाओगे ये एरिया वेक्टर, और ई किधर है इधर है, तो यहाँ 5 जो हो जाएगा वो अगेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा 90, और वो भी अगेन क्या हो जाएगा 0। इसी तरह से जो 6 सरफेस बच गई है ये पीछे ये वाली, ये जो आपको नजर आ रही है ये वाली, इसमें इधर की तरफ एंगल अगेन कितना होगा 90 होगा, तो 5-6 भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों हो रहा है 0? क्योंकि ई सिर्फ एक्स की डायरेक्शन में है। तो ये वाली जो सरफेस है ना, देखो हम इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं इसको। अब अगर हम टोटल जो इनमें वैल्यूज को पुट करते हैं तो जो 5 टोटल रह जाता है हमारा वो सब 0 है। अगर हम इसमें गौर करें तो हमारा जो आंसर निकल के आता है वो सिर्फ ये बचा रह जाएगा, एंड 2a क्यूब इज गोइंग टू बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। सिर्फ ये वाली फ्लक्स ही रह जाएगी। तो हमसे जो पूछा गया है क्वेश्चन में टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स के लिए सभी सरफेसेस जो लेनी है उनका ऐड करना है। और अगर सिंगल फ्लक्स पूछा होता तो एक सरफेस आपसे बोलते उस सरफेस से बताइए। जैसे मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको मैं आपसे पूछ सकता हूं, बताइए इसको मैंने 3rd मार्क कर दिया, फ्लक्स थ्रू 3rd सरफेस, तो आंसर क्या देते आप 0। देखो फ्लक्स थ्रू 3rd सरफेस 0। मैं आपसे कह सकता था कि फ्लक्स थ्रू 1st सरफेस बताइए, इस सरफेस को आपको दे देता है, इससे आप आंसर क्या देते अगेन ये भी हमारी कितनी आ रही है 0। क्यों है 0? क्योंकि यहाँ पे ई 0। तो ये क्वेश्चन आपको डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है, उसमें आपसे पूछ सकते हैं कि टोटल फ्लक्स या फिर फ्लक्स पर्टिकुलरली थ्रू एनी वन एरिया। तो इस क्वेश्चन में टोटल पूछा था तो हमने टोटल कैलकुलेट कर दी। एक और दूसरे टाइप में क्वेश्चन लेते हैं। इसमें ई जो है दे रखा है ई वेक्टर इज इक्वल टू 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप। अब ई यहाँ पर आई कैप भी है साथ में जे कैप भी है, तो दोनों दिशाओं में ई है। जे कैप का मतलब वाई डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर रखा हुआ है 5 × 10⁻³ जे कैप में। अब आपसे फ्लक्स पूछिए, तो यहाँ हमने जो फ्लक्स का वो फॉर्मूला पढ़ा था ना डॉट प्रोडक्ट वाला, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो यहाँ क्या करना है ई का और ए का डॉट प्रोडक्ट कर देना। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए कैसे किया जाता है जरा आप समझ लीजिए इसको। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं हम? डॉट प्रोडक्ट में ध्यान रखना कि जब भी आई डॉट आई दिखे तो उसको तो कर देना आँख बंद करके 1, और जब कभी भी आई डॉट जे या आई डॉट के ये मिलते हैं तो हमें इसको क्या करना है 0। इसी तरीके से अगर जे डॉट जे मिलता है हमें, ये कहाँ मिलेंगे वही मैं आपको बताऊंगा। ये मिलता है तो हम इसको लिखते हैं 1, और जे के साथ में अगर डॉट के साथ में आई मिलता है या जे के साथ में के मिलता है तो हम उसको क्या लिखते हैं 0। ध्यान रखना है, जैसा मैं बता रहा हूँ बिल्कुल समझते चले जाइए अच्छी तरह से। इसी तरह से के डॉट के मिलता है तो उसको लिखना 1, जबकि के संग में अगर आई मिलता है या के संग में अगर आपको जे मिलता है मल्टीप्लाई कराने पर तो हमें उसको करना है 0। तो ध्यान रखना सिमिलर जितने भी आ रहे हैं हमारे, सिमिलर जितने भी आ रहे हैं वो 1 हो जाते हैं, और डिससिमिलर सारे आंख बंद करके 0 करने हैं। तो इतनी नॉलेज के बाद जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जो फ्लक्स हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट ई वेक्टर लिखते हैं। देखो ई वेक्टर क्या लिखूंगा मैं 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप, और इसको पूरे को हमें मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट लगाना, डॉट का निशान लगाना ए वेक्टर से। ए वेक्टर को क्या लिखा है 5 × 10⁻³ और जे कैप। अब देखो इसमें जरा मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें इसका, पहले इसमें इसका करा देते हैं।
तो जैसे ही इसमें इसका कराया तो फाइव इज इक्वल्स टू क्या आया हमारा, जैसे ही इसमें इसका कराया 200 इंटू 5 करते हैं तो 200 इंटू 5 इंटू 10⁻³ -3 ये तो हो गया, लेकिन यहाँ क्या आया आई डॉट जे, तो यहाँ आई डॉट जे आया। ठीक है, अगले को देखते हैं। अब इसका इससे कराते हैं, प्लस का निशान लगाइए, प्लस अब यहाँ देखिए 300 इंटू 5 इंटू 10⁻³ और यहाँ क्या आ रहा है जे डॉट जे आ रहा है। और हमने क्या पढ़ा हुआ है, डिसिमिलर सारे 0 कर देने और सिमिलर 1 कर देने। तो यहाँ जो फ्लक्स हमारी बची वो कितनी बची, 15 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻³ और जे डॉट जे को क्या कर दिया हमने यहाँ पे 1, तो इंटू 1 और यहाँ फ्लक्स जो हमारी आ गई वो आ गई 1.5। ठीक है, 1.5 और इसकी यूनिट बिल्कुल मत भूलिएगा वोल्ट मीटर। तो इस तरह से हमें डॉट प्रोडक्ट वाले क्वेश्चंस को करना है। नाउ दिस इज टाइम फॉर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस एरिया 100 मीटर स्क्वायर लाइंग इन द XY प्लेन, XY प्लेन में, और ई जो देखिए यहाँ पर अगेन आई जे के की फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर 100 के आगे आपको नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर आई जे के, तो आप खुद देखिए XY प्लेन में रखा हुआ है, तो ये किस इसके आगे 100 के आगे क्या लिख रहा होगा, आई कैप या जे कैप या के कैप, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराइए। डॉट प्रोडक्ट हमने देखा हुआ था कैसे करना है। इस क्वेश्चन को देखिए, अगेन यहाँ पर ई जो है आई जे के की फॉर्म में दिया हुआ है और एरिया जो है यहाँ पे हमें अगेन दिया हुआ 100 मीटर स्क्वायर, XY प्लेन में रखा हुआ, तो यहाँ पर भी आप ट्राई करिए इसको क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है, ई एक्स जो दे रखा है हमारा ए एक्स स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर दे रखा है, और अल्फा की वैल्यू देखो यहाँ पर दे रखी है 800, तो अल्फा तो हमारे पास में नोन है। अब अल्फा की जो वैल्यू दे रखी है, इसके अलावा हमें एक चीज़ और इसमें ध्यान रखनी है, वो ये दे रखी है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में। कैसे पता चला, ई वाई और ई जेड को यहाँ पे 0 कर दिया, यहाँ पे आई कैप तो नहीं लगाया, लेकिन इसमें इन्होंने ये मेंशन कर दिया है कि ये इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। अब क्यूब कैसे रखी हुई है ज़रा ध्यान से देखो, क्यूब जो हमने ठीक ऐसा ही क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में किया हुआ था, फ़र्क सिर्फ इतना था कि यहाँ पर क्यूब को ये वाला फेस जो है यहाँ आ रहा था, लेकिन यहाँ पर ये फेस ए दूरी पर है, ये वाला जो फेस है ये नज़र आ रहा है, ये फेस जो है ए दूरी पर है, तो यहाँ डेफिनेटली फ्लक्स जो है इस फेस पर, उस पर तो 0 हो गई थी, तो यहाँ 0 नहीं होनी है। तो ये आपके लिए क्लू है। अब हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर टोटल फ्लक्स बताइए कितनी निकल के जा रही है इसमें से, और ये एक्स भी है साथ में, इसमें एक्स की पावर हाफ है, तो एक्स यहाँ पर आप पुट करते हुए जो भी जहाँ भी आपको कैलकुलेट करना है एक्स की वैल्यू लगाते हुए, ई देखते हुए और एंगल को देखते हुए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ मेक कमेंट्स एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। इज कपिल शर्मा टेकिंग बाय फॉर नाउ।